हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड द फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है, 3 कैटेगरी आ गई चैप्टर के नाम में। देखो ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं। आप कहेंगे कि सर एक चैप्टर छूट गया, तो छूटा कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं। ये पिछले साल तक जो एनसीईआरटी चलती थी, पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर क्लास 8 हिस्ट्री, 2 बुक्स होती थी। अब इस साल जो लेटेस्ट सीबीएसई ने जो एनसीईआरटी बुक निकाली है, तो वो पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म हो गए, एक ही बुक है। अब एक ही बुक में अगर आप इंडेक्स देखेंगे, ठीक है, जिसके पास पुरानी बुक है उसके पास तो क्या रहेंगे, 12 चैप्टर रहेंगे। अब ये जो नई एनसीईआरटी बुक है तो उसमें कितने चैप्टर है, आपके पास 10 चैप्टर है। मुझे पता है कि आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी दिखा रहा हूं मैं, तो ये 10 ही चैप्टर है अभी। ठीक है, तो उस सेंस में क्या है कि जो यहां पे 2 एक्स्ट्रा चैप्टर्स थे ना, वो अब नई एनसीईआरटी में नहीं है। तो अब आप बोलोगे सर हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। देखो स्कूल्स में मोस्ट प्रोबेबली जो नई एनसीईआरटी है उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब नई एनसीईआरटी में कितने चैप्टर है, 10। तो पहले हम कोर्स कवर कर लेते हैं। अब मुझे पता है चिंता उन लोगों के जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए पहले एक बार कोर्स का पार्ट कंप्लीट हो जाए, फिर वो वाले वीडियो लेक्चर्स भी बन जाएंगे। फाइन, तो इस तरह से हम चीजें करने वाले हैं। अब वापिस चैप्टर पे आते हैं, आपका अगर ये डाउट क्लियर हो गया है तो देखिए यहां पे क्या है। चैप्टर का जो नाम है हमारा वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स, फैक्ट्री ओनर्स। तो अब आपको समझ में आएगा कि अभी तक जो भी हिस्ट्री हम पढ़ते आए हैं, कौन सी, ब्रिटिश पीजेंट्स, फार्मर्स, ट्राइबल्स आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्ट हो रहा है। तो अभी तक जो आप पूरा पढ़ के आए हैं हिस्ट्री, उससे कुछ अलग लग रहा है ये, ठीक, उससे कुछ अलग लग रहा है। लेकिन हमें ऐसे अलग करके नहीं पढ़ना है, ठीक है, रिलेट करके ही पढ़ेंगे। बाकी हाँ डिफरेंस तो है, मानते हैं आपकी बात को। तो देखो चैप्टर जो है, तो चैप्टर में किस चीज के बारे में बताया गया है कि मेन इंडस्ट्रीज के बारे में बताया है। और इंडस्ट्रीज में भी अगर और प्रिसाइज वे में हम देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में बताया है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जहां कपड़े बन रहे हैं, कपड़ा जैसे कॉटन मेनली अगर देखा जाए तो। फिर आयरन एंड स्टील, आपको पता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या होती है। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये इंडिया में कैसे फ्लरिश हुई हम वो तो पढ़ेंगे, लेकिन हमें एक चीज को उसके साथ मतलब एक बोलते हैं ना फैक्टर को कांस्टेंट रख के पढ़ना है कि इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश। ठीक है, इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। तो क्या अब आप 2 मिनट के खुद सोचो कि जब हम ब्रिटिश रूल के अंदर में थे तो वहां पे हमारी इंडस्ट्रीज खूब ग्रो हुई होगी क्या? नहीं, उल्टा डिग्रेड हुई होगी। ठीक है, तो हम वही देखेंगे कि जो टेक्सटाइल और आयरन स्टील इंडस्ट्री थी उसके ऊपर क्या इंपैक्ट रहा व्हेन वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, पहले क्या पोजीशन थी, बाद में ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में क्या रही, बाद में क्या इंपैक्ट हुआ, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब एक चीज और समझना यहां पे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन इन ब्रिटेन, ठीक है, हमारे यहां क्या पोजीशन रही होगी वो तो एक डाउटफुल क्वेश्चन बन गया। लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में क्लियर कर देता हूं कि जब ब्रिटिश रूल था इंडिया पे उसी समय, ठीक है, 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन देखने को मिला। कहां पे? ब्रिटेन में, यूरोप की दूसरी कंट्रीज में। वहां पे खूब प्रोडक्शन हुआ, खूब इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, तो उसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा गया उस चीज को। ठीक है, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई है वहां पे जो प्रोडक्शन हो रहा है तो मैकेनाइज्ड हो रहा है, सब कुछ मशीन से चल रहा है। ठीक है, लेकिन इंडिया में ये सब कुछ हुआ नहीं था। अब जब यहां पे सब कुछ मशीन से प्रोड्यूस हो रहा है, सब कुछ इंडस्ट्रीज में हो रहा है, तो दिखती बात है प्रोडक्शन भी बहुत बहुत ज्यादा होगा। ठीक, और उसी सेंस में ब्रिटेन को क्या कहा गया, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड की तरह कंसीडर किया गया, उस तरह से देखा गया कि ब्रिटेन क्या है, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में जो भी चल रहा है, बन रहा है, वो सब कुछ कहां से निकल रहा है, ब्रिटेन से निकल रहा है। तो ब्रिटेन की पोजीशन आपको अभी तक जितना बताया उतने में क्लियर हो गया कि अगर वीवर्स की बात करें, आयरन स्मेल्टर्स की बात करें, फैक्ट्री ओनर्स की बात करें, तो इन सारे लोगों को टक्कर देने के लिए ब्रिटेन तैयार हो रहा था, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। फाइन, अब देखो एक और डायमेंशन है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, कि जैसे जैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा ना, वहां पे इंडस्ट्रीज आई ना, तो उनकी इंडस्ट्री का सीधा कनेक्शन रहा कन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया के साथ में। मैंने आपको अभी तक पिछले चैप्टर में जितना जो भी बताया कि वो आए कैसे थे, अभी तक जितनी हिस्ट्री पढ़ी हमने 8th क्लास में, वो लोग आए कैसे थे, ट्रेडर की तरह। मानते हो इस चीज को? ट्रेडर की तरह आए, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंट्रोल पा लिया, लोगों को हरा दिया, बहुत सारे राजाओं को हरा दिया, इंडिया पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। अब इंडिया पे सिर्फ लोगों पे कंट्रोल नहीं किया उन्होंने क्या किया, इंडिया के रिसोर्सेस पे कंट्रोल किया। तो वो यहां से क्या किया उन्होंने, जैसे मान लो कॉटन है तो यहां से कॉटन जाने लगा,
आयरन स्टील है तो यहां से रॉ मटेरियल और जाने लगा, यहां से प्रोडक्ट्स बन बन के जाने लगे, और जाते कहां थे? सब ब्रिटेन के डेवलपमेंट में। हमारे लोगों से टैक्स लेते हैं और हमारे लोगों से टैक्स लेने के बाद में पैसा भी ले जाते थे। तो ये जो ब्रिटेन में ग्रोथ हुई है ना, वहां पे जो इंडस्ट्रीज आई है, तो भगवान ने उतर के इंडस्ट्री थोड़ी ना लगाई वहां पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंक्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया को हराया, इंडिया को कॉलोनाइज किया, तब जाके वो ग्रो हुए। आया ना समझ में? तो उनकी ग्रोथ हमारी सफरिंग्स के ऊपर बनी है, ठीक है, हमने जब सहन किया तब जाके कहीं वो आगे बढ़े। ये चीज मानते हो आप? ठीक है, ट्रेड टू टेरिटरी, कैसे ट्रेडर की तरह आए थे, टेरिटरी पे कब्जा कर लिया, और उसके बाद में फिर उन्होंने एक चीज ये भी देखी कि इंडिया क्यों एक्सप्लॉइट हुआ उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन में। उसका मैं सीधा सा कारण बताता हूं आपको। देखो, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया से रॉ मटेरियल पूरा ले जाते थे वो। यहां से कॉटन ले गए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कॉटन तो ले गए यहां से वो, ठीक है, कॉटन ले गए, और उसके बाद में क्या, कॉटन से जब शर्ट बनाएंगे तो वही कॉटन की शर्ट वापस आके पहनाएंगे भी हमें, और हमसे पैसे भी ले जाएंगे। तो हमारा रॉ मटेरियल भी खा गए, ठीक है, और उसी के साथ साथ में क्या, हमारे सारे रिसोर्सेज भी ले गए, हमसे पैसा भी ले गए। तो इस सेंस में क्या है कि ये जो चैप्टर है, ठीक, आयरन वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, तो ये पूरा चैप्टर इसी बारे में है कि क्या इंपैक्ट रहा, ठीक है, ब्रिटिश रूल का, वहां के इंडस्ट्रियलाइजेशन का, हमने कैसे सफर किया, ठीक है, और इंडियन इंडस्ट्रीज पे क्या, मतलब हमारी इंडस्ट्रीज ने क्या टक्कर दे पाई, हमने कितना सफर किया, कितना नहीं सफर किया। तो उन्हीं सारे इंपैक्ट्स को पढ़ने के लिए ये चैप्टर बनाया गया है। बिलीव मी, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में जो पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा, बहुत मजेदार पर्सपेक्टिव मिलने वाला है। आप हिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इस हिस्ट्री के साथ साथ में आप इकोनॉमिक्स समझ जाएंगे। अभी तो आपकी मतलब 9th क्लास से आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चालू करोगे ना, लेकिन आपको जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक कंसिडरेशंस क्या होते हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या होते हैं लोगों के, कैसे इकोनॉमी में एक्सप्लॉइटेशन किया जा सकता है, कैसे हुआ है, वो सारी चीजें, वो सारे इंपैक्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो बिलीव मी, इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, ध्यान से पढ़ेंगे, मजेदार कंसेप्ट के साथ में पढ़ेंगे, हर टॉपिक को, सब टॉपिक को एक एक करके पढ़ते चलेंगे, ठीक। इंट्रोडक्टरी वीडियो में जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक फ्रेमवर्क क्या होने वाला है चैप्टर का। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो हम इसमें पढ़ेंगे इंडियन टेक्सटाइल इन दी वर्ल्ड मार्केट, तो कितना दबदबा था इंडियन टेक्सटाइल का, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। वर्ड्स टेल्स अस हिस्ट्री में हमें समझ में आएगा कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे तो उनकी अपने आप में एक हिस्ट्री थी। शब्द जो है कैलिको लिखा है, तो उस कैलिको के पीछे की कहानी, वो सारा सब कुछ बताएंगे, जैसा आपकी बुक में दिया है उस तरह से, ठीक है। इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट, अब जो मैंने आपको बताया कि इंडियन टेक्सटाइल वर्ल्ड मार्केट में जितना दबदबा था, उतना ही यूरोपियन मार्केट में भी था। मतलब ये ब्रिटेन में जो लोग थे ना, तो ये तरसते थे कि काश इंडिया से कपड़े पहन ले, हम इंडिया के कपड़े पहन ले। कब? जब तक उनके इंडस्ट्रीज नहीं आई थी। तो ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छे कपड़े बना दी, लेकिन फिर भी, तो वो क्या पूरी चीजें, वो सब कुछ पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में। फिर हम देखेंगे हु वर दी वीवर्स, तो वीवर्स कौन थे, कौन कपड़े बनाते थे, इस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से वहां पे इंडस्ट्रीज जब आई है ब्रिटेन में, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के चलते क्या होता है कि हमारी जो टेक्सटाइल है, तो हमारी टेक्सटाइल क्या होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है। इंडियन टेक्सटाइल जो है तो उसने सफर करना पड़ा, ठीक। फिर कॉटन मिल्स जो आई, तो कॉटन मिल्स क्या है, ठीक है, उससे क्या इंपैक्ट हुआ, ये सारा सब कुछ आगे देखेंगे। द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड दी वुड्स स्टील, तो ये टेक्सटाइल वाला पार्ट हो गया। तो जैसे वीवर्स देखा हमने, तो ये वीवर्स वाला पार्ट हो गया चैप्टर का। फिर क्या आता है यहाँ पे, अब स्टील आ गया है, ठीक है, वुड्स स्टील, तो ये आयरन स्मेल्टर पे आ गए हम, ठीक है, आयरन स्मेल्टर पे आ गए। अबेंडेंट फर्नेसेस इन विलेज, इस टॉपिक में हम समझेंगे कि हमारे यहाँ क्या किस तरह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हमारी पहले कैसी थी, लोकलाइजेशन था नहीं था, वो सारा सब कुछ, ठीक है। फिर आगे क्या देखेंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कम अप इन इंडिया, इंडिया में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आती है। तो इंडिया में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आई है, तो वो कैसे डेवलप हुई है, पहले गांव में प्रोड्यूस हो रहा था, फिर इंडस्ट्रीज आई, तो वो कैसे आई है, क्या इंपैक्ट रहा ब्रिटिश टाइम पीरियड में, वो सारा सब कुछ टॉपिक बाय टॉपिक एक एक करके कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको फ्रेमवर्क एक समझ में आया कि क्या है इस चैप्टर में। किसी प्रकार के कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से टॉपिक स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।